Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Bright Beginnings with JS Yadav. I hope all of you are doing well in this summers. बहुत गर्मी है तो अपना ध्यान रखें. नाउ जो हमने टॉपिक था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वो कंप्लीट कर लिया था. अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि कौन सा मॉलिक्यूल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए. अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था हेरिडिटी इनहेरिटेंस क्या है, कि एक जीन्स का या एक कैरेक्टर्स का पास ऑन होना एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास ऑन होना. अब हम देखेंगे कि जो इनहेरिटेंस है वो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है. देखा था आपने जो मैंडल भाई साहब था उन्होंने फैक्टर की बारे में डिटेल में स्टडी करी थी. उसके बाद में हमने जीन थ्योरी जब पढ़ी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी थी, उसमें देखा था कि 1900 समथिंग में जीन की डिस्कवरी हो गई थी, वो जीन था. अभी जीन क्रोमोसोम्स हमने पढ़े कहाँ होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं. तो देखिए जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए है. डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है. सम वायरसेस हैव आरएनए. आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये जो आरएनए है इसका कई बार फंक्शन ये बार कैसे करता है? मैसेंजर की तरह, अडेप्टर की तरह और कैटालाइज की तरह. यानी कुछ रिएक्शंस होती है उन्हें क्या करता है? कैटालाइज भी करता है. ठीक है, कुछ में अडेप्टर की तरह काम करता है. आप जब पढ़ोगे टीआरएनए, एसएनआरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ोगे तो, और कहीं जगह ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए की तरह भी काम करता है. तो मैं क्या कह रही हूँ, जो आरएनए है इसका मल्टीपर्पज काम है. इस जो चैप्टर है इसके अंदर क्या पढ़ोगे आप, मेनली मैं बताती हूँ क्या क्या डिटेल में पढ़ोगे. कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है, डीएनए किन किन का बना हुआ होता है. ठीक है, डीएनए से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से किए गए कि डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल हमने मान लिया गया. तो ये पढ़ोगे. दूसरी बात, पहले तो आप डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, उसके बाद सेम आरएनए वर्ल्ड के बारे में, आरएनए के टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें 3 प्रोसेस पढ़ोगे. क्या पढ़ोगे? एप्लीकेशन, अभी इन वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ. फिर पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन और सेंट्रल डॉग्मा में बता दूंगी. और उसके बाद पढ़ोगे ट्रांसलेशन. इन 3 वर्ड का रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, है ना. क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मटेरियल. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इसका आरएनए, एमआरएनए या आरएनए के अंदर कन्वर्ट होना. ट्रांसलेशन क्या होता है? इसका जो कन्वर्जन है वो किसके आना? प्रोटीन के अंदर होना. यानी जो डीएनए है वो अपनी मेन मोइटी के अंदर टूट जाना. ठीक है, ये इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ोगे. लैक ऑपेरेंट पढ़ोगे. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ोगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, कैसे कैसे हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो डीएनए है वो क्या भला है. पहले तो ये देखेंगे कि डीएनए क्या चीज है. ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि इसकी फुल फॉर्म ये होती है. अब आप क्या क्या कैसे दोगे कि मैम ये फुल फॉर्म यही होती है. जो डीएनए है बेटा वो किसका बना हुआ होता है? देखो, एक होती है पेंटोज शुगर, ये इसकी क्या बनाती है? बैकबोन बनाती है. पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और क्या होते हैं? बेस पेयर्स. इनका ये बना होता है. अच्छा जी, डीएनए जो मेनली डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स पे. जैसे 5174 का बैक्टीरियोफेज है, इसका मैं देखूं तो इसका होता है 5236 या 5246 समथिंग. इसके अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं एस्केरिया कोलाई, ई कोलाई, एस्केरिया कोलाई एक क्या है? बैक्टीरिया है. ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो 4.6 इंटू 10.10 6 बिलियन बेस पावर्स
किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग में 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी इतने सारे बेस पेयर्स जो हैं वो उनसे मिलके इनका डीएनए बना हुआ होता है। यानी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर इतने सारे क्या मिलते हैं, बेस पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, तो डीएनए की जो बैकबोन है वो इन चीजों की बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना। ये किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। ठीक है, तो ये जो पेंटोज शुगर है ये इसकी बैकबोन बनाती है। ठीक है, इस जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होते हैं, दो एंड्स होते हैं। एक कौन सा एंड होता है, 5' to 3' और एक कौन सा होता है, 3' to 5'। ये दो एंड्स होते हैं, ये आपस में इंटरज्वाइंट होते हैं और इसके अंदर जो ये पेंटोज शुगर है ना, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप के साथ कौन सा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाती है, जिससे ये कनेक्ट होती है। कौन सा बॉन्ड बनाती है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होती है। ठीक है, उसके अलावा ये 5' ग्रुप पे जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो ऐड होता है वो किसके थ्रू, किस बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, ये बॉन्ड के नाम है। उसके बाद हम बात करें बेस पेयर्स की। बेस पेयर्स आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। अब देखो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 34 nm होती है। एक हेलिकल के अंदर कितने 10 बेस पेयर्स होते हैं, उसकी लंबाई होती है 3.4 nm। और जो पर्टिकुलर एक से सेकंड बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 0.34 nm। तो ये तो इसका हो गया आउटर स्ट्रक्चर। अब देखो बेस पेयर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, बेस पेयर्स। बेस पेयर्स क्या होते हैं, मेनली अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। ये होते हैं प्यूरिन्स और पायरोमेटिड्स। ठीक है, प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, एडेनोसाइन और गुआनिन, है ना। ये कौन से होते हैं, साइटोसाइन, थाइमिन और यूरेसिल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको फुल फॉर्म में लिखूं तो एडेनोसाइन, गुआनिन, ये साइटोसाइन, ये थाइमिन और ये यूरेसिल। ठीक है, ये इनसाइड ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर जुड़े होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि इनसाइड द जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, प्यूरिन्स और पिरामिडिन तो डीएनए और आरएनए के अंदर सेम होते हैं। क्या कह रही हूँ, डीएनए और आरएनए के अंदर सेम होते हैं। ये पेंटोज शुगर है, ये तो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, दूसरा साइटोसिन और थाइमिन जो है वो तो प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर। ये जो यूरेसिल भाई साहब है ये रिप्लेस हो जाता है थाइमिन से, किसके अंदर, आरएनए के अंदर। ठीक है, अब कैसे क्या होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। आरएनए जो है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके सेकंड ग्रुप पे अल्कोहल ग्रुप या OH ग्रुप अटैच्ड होता है। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, दूसरी बात, कई जगह पे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है ये हम जब आरएनए के बारे में डिटेल्ड में स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पढ़ेंगे। अब ये जो बेस पेयर है ये अटैच कैसे होते हैं बेटा, देखना ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, डीएनए के बारे में, डीएनए का अरेंजमेंट बताती हूँ मैं। अभी हमने बताया था कि जो बेस पेयर्स हैं वो आपस में किस बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एडेनोसाइन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है। ठीक है, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ क्या बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच रहता है। ये तो बात हो गई डीएनए की, किसकी, डीएनए की। इतने हम आरएनए की बात करें तो क्या है, एडेनोसाइन सेम थाइमिन के साथ, यहाँ पे गुआनिन जो है वो किसके साथ, यूरेसिल के साथ अटैच होता है, इसे थाइमेटाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिस बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं, ये बेस पेयर का जो खेल है ना बेटा, यही कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, डिसाइड करता है। हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, GAG GUG के अंदर कन्वर्ट होना था। कौन सी बीमारी थी,
देख लो, सिकल सेल एनीमिया था, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, आरबीसी के 6 पोजीशन पे क्या हो रहा था, ये वैलिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। तो ये चीज है कि ये जो बेस पेयर्स का जो रोल है, इनका जो सीक्वेंस है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसको, किसी भी कैरेक्टर को क्या करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को एनहेंस होने के लिए, एक्सप्रेस होने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तो अब आप अगर डीएनए के बारे में मोटा मोटा अगर बताऊं मैं, तो क्या देखा अभी आपने कि ये डबल क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट आप लिखोगे इसके बारे में, मान लो मैं बताऊं तो क्या लिखोगे, अगर आपको ये बोले कि डीएनए के बारे में व्हाट डू यू नो अबाउट डीएनए, तो पहले ही तो क्या चीज लिखोगे, ये कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ बेस पेयर क्या है, कांस्टेंट होता है, क्या है, कांस्टेंट है। इसकी जो लाइन साइज है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। दूसरी बात, ये इतना लंबा होने के बाद सेल के अंदर क्या होता है, पैक्ड होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें तो इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके बीच में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्टामर फॉर्म करते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग के टाइप में क्या रहता है, ये सेव रहता है, अभी बताएंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बैकबोन जो बनाता है वो कौन कौन बनाती है, इसकी बैकबोन जो बना रहे हैं, रीढ़ की हड्डी जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, शुगर ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप। ये मिलके इसकी क्या बनाते हैं, मेन एंटिटी। ठीक है, ये किसके थ्रू अटैच होते हैं, इसके अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, स्टेबल होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर 2 डैश होते हैं, एक होता है 3 to 5 है ना, एक होता है 5 to 3। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर जो कॉइलिंग होती है वो कैसी होती है, राइट हैंडेड होती है। कैसी होती है, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपको ये बताती है कि आप जो डीएनए के बारे में पढ़ रहे हो। अब देखो, डीएनए आपने नॉर्मली बहुत सुनते हो आप कि हमारा जो डीएनए वो हमारे पेरेंट्स से कितना 99.9% मैच करता है। ये बेस पेयर्स का ही तो खेल है, जो सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर है उसमें सॉरी गर्मी और खांसी दोनों चीज एक साथ। तो ये क्या है, एक्चुअल में थोड़ी सी एलर्जी है, किससे, मार्कर और चौक से। तो उस वजह से जैसे सांस के साथ अंदर जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे खांसी आ रही है। तो क्या कहते हैं हम कि 99.9% जो डीएनए वो हमारे पेरेंट्स से, जो 0.1% वेरिएशन मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी, वो किस बला की वजह से आती है, इन बेस पेयर्स के अरेंजमेंट की वजह से आती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए का क्या रोल है। आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आरएनए की बात करूं तो आरएनए में सिर्फ क्या चेंज होता है, बेस पेयर्स चेंज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उनके अंदर आप प्रोकैरियोट्स में देखा होगा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड तो होता नहीं है, तो ये जिसके अंदर पैक होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। किसके अंदर पैक होता है, ये प्रोकैरियोट्स में। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, अगर किसी ने बच्चे ने 9th बहुत ध्यान से पढ़ी हो तो ये जब आपने सेल पढ़ा होगा, सेल चैप्टर, ये 11th में भी पढ़ा होगा, 9th छोड़ो, आपने 11th में भी पढ़ा होगा न्यूक्लियोइड क्या होता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है ये तो पता है ना भाई। प्रोकैरियोट्स मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स वर्ड बना है कैरियोन से जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब होता है आध, यानी जो लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो, जो मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो प्रेजेंट था वो कैसा था, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। यूकैरियोट, यू का मतलब होता है एडवांस, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, एडवांस टाइप का होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर की 70 एसआरएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट के अंदर 80 टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये आपने लास्ट ईयर पढ़ ली, आई होप कि आपको वो चीजें पता होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जरूरी थोड़ी ना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या नहीं हो सकता कि ये डीएनए नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो वो किस फॉर्म में पैक्ड होता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में पैक्ड होता है। ठीक है, अभी मैंने ये सिर्फ आपको ये बताया था कि जो आरएनए है वो कुछ, यानी वायरसेस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब आरएनए वायरसेस के अंदर कैसे होता है, आरएनए वर्ल्ड में जब पूरा पढ़ेंगे कि आरएनए क्या है, क्यों है, आरएनए का मेन फंक्शंस क्या है, आरएनए के टाइप्स क्या है,
डीएनए बेचारा तो सिंगल ही टाइप का है, ठीक है। आरएनए में पढ़ोगे एसएनआरएनए है, टीआरएनए, एमआरएनए, इनका अलग अलग, इसकी आर्म्स कौन कौन सी होती है, ठीक है, उनमें उनका क्या क्या रोल है। जब ये सारी चीजें पढ़ोगे तो उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। अभी देखोगे, अब ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट देखोगे कि डीएनए के बारे में ग्रिफ्थ ने क्या कहा, हो सकता है कि आज नहीं तो कल की क्लास में देखें। अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है। अब मैं कह रही थी यूकैरियोट्स में हम देखेंगे कि डीएनए का जो है वो कैसे 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 पैकिंग होती है, यूकैरियोट्स के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है। देखो, डीएनए में जो बेसिक मेनली पैकिंग में हेल्प करते हैं वो है कौन से, लाइजीन और आर्जिनिन। क्या है, अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे आर्सिन है, लाइजिनिन है, वैलिन है, ठीक है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, फेलिन है, एलानिन है, ठीक है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं कि ये जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ना इसके ऊपर। तो ये रैप होता है किसके अंदर, पॉजिटिवली चार्ज, किसके अंदर, ऑक्टामर के अंदर। किसके अंदर, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर के अंदर, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर ऐसा दिखाई देता है, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, मोतियों की माला की तरह दिखाई देता है, ठीक है। बुक में आपके में इसका डायग्राम भी दे रखा होगा, ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। तो ये ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं, दो तरह के रीजन होते हैं। क्या होता है, क्रोमेटिन जो होते हैं, है ना, क्रोमेटिन अगर लूजली पैक्ड है, इसमें एक के अंदर 200 बेस पेयर्स की प्रेजेंस होती है। कितने बेस पेयर्स होते हैं बेटा, 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 200 बेस पेयर्स एक हेलिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरह के क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो दो तरह का होता है। या तो वो क्या है, बहुत लूजली पैक्ड है। क्या है, लूजली पैक्ड है। क्या कह रही हूं मैं, लूजली पैक्ड है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन। क्या कहते हैं बेटा, लूजली पैक्ड को क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन। और ये जो यूनिट्स है ना, यूक्रोमेटिन, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो कि ऑक्टामर का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। जिनके अंदर हिस्टोन या लूजली ये पैकिंग नहीं होती उन्हें हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। तो लूजली पैक्ड जो बेस पेयर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूक्रोमेटिन कहते हैं। और ये कौन सा पार्ट होता है, एक्टिव पार्ट होता है। यानी रिकॉम्बिनेशन के अंदर या लिंकेज के अंदर इनका मेन, रिकॉम्बिनेशन तो बहुत दूर की बात है, लिंकेज के अंदर इनका यही काम होता है। दूसरा डेंसली पैक्ड है। क्या है, डेंसली पैक्ड है। तो उस पोर्शन को क्या कहेंगे, हीट्रोक्रोमेटिन। क्या कहेंगे, हीट्रोक्रोमेटिन। और ये क्या होता है, ये इनएक्टिव फेज होती है। ये किस लिए होती है, ये मेनली क्या करती है, उस डीएनए मॉलिक्यूल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। क्या काम करती है, उस डीएनए मॉलिक्यूल को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब एक चीज और कि मैंने कहा कि ए और टी का जो रेशियो है, जितना परसेंट ए का होता है उतने ही परसेंट टी का प्रेजेंट होता है। जो ए अपॉन टी और जी अपॉन सी की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, इक्विवेलेंट टाइप में होती है ना। इन दोनों की वैल्यू इनके बराबर होती है, ठीक है। जितने परसेंट ए में होगा उतना ही परसेंट टी का होता है, जितना परसेंट जी का होगा उतना ही परसेंट सी का होगा। अब एक चीज होती है सेंट्रल डॉग्मा, है ना, आपकी इसी में है लास्ट टॉपिक आज का। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कल देखेंगे। आज अभी हम देखेंगे सेंट्रल डॉग्मा क्या बोला है। देखो, मैंने क्या कहा था कि पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, रेप्लिकेशन यानी डबल, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एमआरएनए के अंदर, एमआरएनए या आरएनए के अंदर कन्वर्जन होता है, ठीक है। आरएनए के अंदर कन्वर्जन होने के बाद इसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ये ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन के अंदर क्या हो जाता है, इनका ट्रांसलेशन हो जाता है। यानी डीएनए जो है वो अपनी मेन यानी प्रोटीन के अंदर टूट जाता है या ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है, और मैसेज पास हो जाता है। जो आरएनए भाई साहब है ना, अब क्या है, वायरस के अंदर आरएनए जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट था, वायरस के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, ये उल्टा चलता है, ठीक है। आरएनए से यहाँ ट्रांसक्रिप्शन, और फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, ट्रांसलेशन के अंदर सेम प्रोटीन बन जाता है। तो इसके अंदर क्या है, ये क्या करता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी करता है ना। ये यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव ऑन करता है। तो सिमिलरली आज का आई होप कि आपको डीएनए के बारे में, कि डीएनए क्या है, डीएनए वायरस और वायरस याद आ रहा है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
डीएनए का मेन स्ट्रक्चर जो होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, अभी ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट जो आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे, तो इस यूनिट में इससे जो है वो लैक ऑपरेंस जो क्वेश्चन है वो आने की पॉसिबिलिटी है। अभी आप देखोगे हीट जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, हीट किल्ड बैक्टीरिया है, आर और एस जो वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया, उनके बीच में ग्रिफ्थ ने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस में क्या इफेक्ट पड़ा, उन सब के बारे में आप डिटेल्ड के अंदर क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे डे बाय डे, धीरे धीरे। आई होप कि आज की क्लास जो है वो आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अगर क्लास समझ में आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम है ना, और फेसबुक पेजेस, इन पे फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको जो नई नई आने वाले समय में जो नई नई जानकारियां हैं या नॉलेज है वो मिलती रहे। ठीक है, और आई होप कि अब आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, धूप से अपना बचाव करेंगे। तो थैंक यू सो मच।